नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जितना बवाल ये पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिला है, खास तौर से जो खाद्य सामग्री से संबंधित दुकानें हैं, उनके नाम, उनके ओनर्स के नाम लिखने का जो आदेश जारी किया गया है, लागू किया गया है, इसे लेकर के जिस तरीके से सो कॉल्ड ये धर्मनिरपेक्ष सेकुलर ब्रिगेड के लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया है, सवाल खड़े करने शुरू किए हैं, राजनीति करनी शुरू की है और कई तरह के मैं कहूँगा कि बेहुदा सवाल उठाने शुरू किए हैं। उस पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा का एक स्पेसिफिकली पहलू या फोकस कह लीजिए, वो ये रहेगा कि साहब धंधा करने के लिए आप नाम क्यों बदलते हैं? और ये टेंडेंसी हम फ़िल्म इंडस्ट्री में भी देख चुके हैं। ये टेंडेंसी हम अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग हाईवेज़ पर, एक्सप्रेसवेज़ पर, उम, आपके रेलवे स्टेशनों के पास भी, बस अड्डों के पास भी, तमाम ऐसी जगह, कोर्ट कचहरी के सामने भी नाम बदल कर के आप अपने प्रतिष्ठानों का और आप धंधा करते हैं, कमाई करते हैं, लोगों को कन्फ्यूज़ करके रखते हैं, ऐसे नाम आप रखते हैं। यानी अपनी पहचान छुपा कर के आप धंधा कर रहे हैं और जब इस पर किसी तरह की वजहों से ये कहा जाता है कि भई आप अपनी असली पहचान उजागर करिए, तो फिर आप ऐसी बातें करते हैं कि साहब आप धार्मिक पहचान उजागर करके एक तरीके से हम पर शक कर रहे हैं या हमें खतरे में डाल रहे हैं, तमाम तरह के बहाने। जैसा कि मैं अब आज देख रहा था जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद असद मदनी का एक बयान आया है। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे, नाम छुपा करके धंधा क्यों कर रहे हो? नाम बता करके धंधा करो ना, इसमें क्या दिक्कत है? और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिरपरिचित अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। साहब, ये मदनी का बयान मैं आपको पढ़ कर के बताता हूँ और अपने दर्शकों को भी पढ़ कर के बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर धार्मिक पहचान उजागर करने वाले आदेश की मैं निंदा करता हूँ। मदनी ने इस फैसले को अनुचित, पूर्वाग्रह पर आधारित और भेदभावपूर्ण बताया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से सदियों तक दलित वर्ग को छुआछूत का शिकार बनाया गया, उनके अस्तित्व को अपवित्र बनाकर प्रस्तुत किया गया, अब मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश की जा रही है। इस देश की सांस्कृतिक पहचान, इसके नक्शे, इसकी बनावट और इसकी महानता को अपवित्र किया जा रहा है, जिसे महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी के देश में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे इनके प्रवचन नुमा इस बयान पर? सर पहली बात तो मदनी साहब के बयान पे मैंने उन्हीं के ट्वीट पे जवाब दिया है। हमने कहा किस चिश्ती की बात कर रहे हैं आप? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने 70 साल की उम्र में एक 12-14 साल की लड़की, एक हिंदू सेनापति, राजपूत सेनापति जिसका कत्ल हो गया था और बच्ची अगवा होके आई थी, उससे शादी कर ली और ये कहा कि मेरे सपने में हज़रत मोहम्मद आए थे, उन्होंने शादी करने को कहा इस बुढ़ापे में। आप सोचें, और उसका धन पर क्या आसिया बीबी या क्या उनका नाम दिया। और ये जो दरगाह है, ये आज से 10-15 साल पहले तक ये पूरा किस्सा अपने वेबसाइट पे छापती थी। तो बात साहब 12-14 साल पहले की बात है, मैंने इसको बड़े पुरजोर तरीके से उठाया और उसके बाद इन्होंने इसको हटा दिया, पूरा हटा दिया। बाकी तो कह लिए उनकी जीवनी में भी लिखा हुआ है कि कैसे-कैसे किया। उन चिश्ती की बात कर रहे हैं जिनका आदेश था कि रोज एक गाय काटी जाएगी, उसके बगैर वो खाना नहीं खाएंगे। उन चिश्ती की बात कर रहे हैं जो संयोगिता की, रानी संयोगिता के बलात्कार की बात करते थे। उन चिश्ती की बात कर रहे हैं जो कहते थे कि काफिर
मुसलमान हो जाए तो भी जहन्नम में जाएगा, क्योंकि असली जन्नत के सिर्फ हमददान है। उस चिश्ती की बात कर रहे हैं जो मोहम्मद गौरी को रोज न्योते देता था, उस चिश्ती की बात कर रहे, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं साहब? कमाल कर रहे हैं। इनके नाम पे आप कंसेशन मांग रहे हैं, पैर छोड़े। अब आप इनकी संस्था पे आते हैं। इनकी संस्था पूरे हिंदुस्तान में एक भी आतंकवादी ऐसा नहीं बचा होगा जिसका इन्होंने मुकदमा नहीं लड़ा। तो साहब हम इन्हें पैसे दें और इससे ये आतंक फैलाएं। दो तीन चीजें मोटी मोटी देख लें। जब आप किसी एक उस ढाबे में खाते हैं, मुस्लिम ढाबे में, तो जो आप पैसे, यानी पैसे वो उनको सबसे लेने हैं। फिर चूंकि मुसलमान, इनको ज़कात निकालनी है। ज़कात का नियम है कि गैर मुस्लिम पे खर्च नहीं हो सकती। पैसे लेने हैं काफिरों से, खर्च करना है सिर्फ मुसलमानों पे। हलाल होगा, हलाल का पैसा जाएगा जमेटा उलेमा को, उससे आतंकवादियों के मुकदमे होंगे। 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बना दी है। आपको हलाल खाने का हक है। आप साबुन, तौलिया और टूथब्रश में भी हलाल ढूंढते हो। पश्चिमी देशों में कोशर ढूंढते हैं। हमको ये जानने का भी हक नहीं कि हम कहाँ खा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, भाई योगी ने तो उसी कानून को लागू किया जिस संसद, मतलब जो मनमोहन सिंह ने बनाया था, जिसमें चिराग पासवान के पिताजी बैठे थे, जिनको आज दिक्कत हो रही है। जिस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, कानून लागू हुआ जब मायावती मुख्यमंत्री थी। तो कांग्रेस, सपा और बसपा ने मिलकर कानून बनाया और लागू किया। और एक भी आदमी इस पूरे इकोसिस्टम में इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि साहब जब आप ही ने बनाया, आप ही ने लागू किया, तो किस चीज का रोना है। तीसरी बात, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ओंकार जी देखा कि इतना बड़ा वर्ग और इतना बड़ा उसका इकोसिस्टम इस बात की जिद कर रहा है कि साहब हमको झूठ बोलने का कानूनी हक होना चाहिए, हमें धोखा देने का कानूनी हक होना चाहिए। क्या तमाशा है सर, क्या तमाशा है। मतलब आप झूठ बोलने और धोखा देने का अधिकार मांग रहे हैं। हम आपको बिजनेस करने से नहीं रोक रहे हैं, जिसने खाना होगा जरूर जाएगा। भाई नाम बताना कानून है, आपके लिए नहीं, सबके लिए कानून है। सन 50 से फूड सिक्योरिटी लॉस चल रहे हैं। इसके पीछे दो कारण है, एक खाने की स्वच्छता और दूसरे खाने की शुद्धता, मिलावट ना हो और स्वच्छ हो, मतलब एकदम वो साफ सुथरा हो, हाइजीन का मामला है। तो साहब किस बात का हाहाकार है। और एक भी आदमी इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं। ओंकार की मजेदार बात है कि साहब कानून तो आप ही ने बनाया था, उनसे पूछिए, वो दूसरी बात करने लगती है। यार तुम्हारा बनाया कानून, वैसे जैसे केजरीवाल कहता है कि पीएमएलए कानून मोदी जी ने मेरे, अरे पीएमएलए कानून भी किसने बनाया यार, तुमसे मोदी जी के पहले लागू है वो, उन्होंने कॉमा फिल स्टॉप नहीं चेंज किया। इस बार भी जो कानून है उसमें योगी आदित्यनाथ ने कॉमा फिल स्टॉप नहीं चेंज किया। भैया उन्होंने सिर्फ कानून लागू कर दिया, उन्होंने तो कई कानून लागू किए। भाई पहले कानून, भाई कानून ये है कि बलात्कारी और हत्यारे जेल जाएंगे। पहले आप कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं लड़के आए गलती नहीं होती, पैर में गोली मारो जेल भेजो। तो भाई वो तो सीधे जो जमाने से कानून चले आ रहे हैं उनको लागू कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आने को दिक्कत कहां से आ रही है, और किस मुंह से ये विरोध कर रहे हैं ओंकार जी। और वहां क्या हो रहा था साहब, जब ये स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहन करके अपने बच्चों को भेजने पर आमादा थे और आंदोलन कर रहे थे, वहां धार्मिक पहचान क्यों उजागर करना चाहते थे स्कूल कॉलेजों में? साहब धार्मिक पहचान की बात क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना और जाति का लेंस लेके घूम रहे हैं वो क्या है? आपको तो जाति तक पता करनी चाहिए हमारी, आपको तो हमारी जाति भी चाहिए। और आप अपना जाति छोड़िए, आप अपना नाम भी बताने को तैयार नहीं। कमाल है साहब। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर से कहते हैं तुम्हारी शर्ट का कलर देख के मैं तुम्हारी जाति समझ जाता हूं। आप सोच के देखें, नाम पूछ के बताते हैं तुम्हारा नाम क्या है, अपना सरनेम बताओ, इस तरह के सवाल होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज सिर्फ उस कानून जो आपके पिताजी के टाइम में बना उसको सिर्फ लागू करने की बात हो गई, तो आपको इतना तमाशा हो गया था। इनका बयान साहब दूसरा पार्ट सुनिए। मदनी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि जिन क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा गुजरती है वहां मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। मुसलमानों ने हमेशा उनकी आस्था और मान्यताओं का सम्मान किया है और कभी उनको ठेस नहीं पहुंचाई है।
लेकिन इस तरह के आदेश से सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और लोगों के बीच दूरी और गलतफहमी होगी। उत्तर प्रदेश से मांग की जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि वो इस निंदनीय फैसले को तुरंत वापस ले और सभी समुदायों के बीच एकता और सद्भाव कायम करने की राह अपनाए। यानी अगर वास्तविक नाम लिखने को कहा जाएगा तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा साहब। खुलेआम धमकी है, सीधे सीधे कह रहे हैं आप हमारे बीच से गुजर के जाते हैं, हम आपकी यात्रा नहीं गुजरने देंगे। या तो हमारा थूका हुआ, हमारा पेशाब किया हुआ, हमारा मांस मिलाया हुआ, हमारा गटर का पानी इस्तेमाल किया हुआ सामान इस्तेमाल करो, उसके हमें पैसे भी दो, वरना हम तुम्हारी यात्रा नहीं गुजरने देंगे। ये वो गांधी का देश है जिसकी उन्होंने परिकल्पना की थी ओंकार जी। आप सोचिए, लिख कर बंदा धमकी दे रहा है 100 करोड़ हिंदुओं को, क्या कहा जाए। और इसी मदनी ने कहा था ना अभी हाल में कि अगर आप हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल, हमारी पहचान से ना इत्तफाकी रखते हैं तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाइए। उन्होंने कहा मुल्क हमारा है, आपको दिक्कत है दूसरा देश छोड़ के, इस देश को छोड़ के कहीं और चले जाइए। देखिए साहब, 3 स्टेज में बात हुई। आज आप कह रहे थे ना कि फिल्मी दुनिया की बात कह रहे थे। जब देश तुरंत बंटवारा हुआ था तो मुसलमान थोड़ा सहमा हुआ, तो उसे समझ में आ रहा था कि हम ही ने वोट डाल के बांटा है वो, हमने बांट भी दिया वोट और हम गए, हमने देश भी बांट दिया और हम गए भी नहीं, डंके चोट पे यहाँ रह रहे हैं, तो थोड़ा सहमे हुए थे। तो ये एक वैसा माहौल था जब दिलीप कुमार, मीना कुमारी, अजीत, ऐसे तमाम लोग नाम बदलकर फिल्मी दुनिया में आए। उन्हें मालूम था कि इस समय माहौल इतना खराब है कि हमारे असली नाम से लोग शायद ना पहचाने या हमको उतनी तवज्जो ना दें, स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार ना करें। फिर दूसरा दौर आया। वो दूसरा दौर ऐसा था जिसमें लोगों ने अपने असली नाम से सामने आना शुरू किया। तो साहब नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, शाहरुख खान, ये एक पूरा इनका दौर हुआ। और उससे आप सब पहले म्यूजिक डायरेक्टर हों, चाहे नौशाद, चाहे साहिर लुधियानवी हों, नहीं नहीं मजरू देखिए सर, सुल्तानपुरी हों। उसमें ऐसा ना कि जो म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट होते हैं वो सामने नहीं आते, वो सामने नहीं आते। महबूब खान उस जमाने भी अपने नाम से फिल्म बनाते थे, मुगल आजम। महबूब खान डायरेक्टर थे, सामने नहीं आते थे, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता था। तो फिल्म महबूब खान बनाते थे कि आसिफ बनाते थे मुगल आजम, महबूब खान मदर इंडिया बनाते थे। तो यस। अब फिल्म बनाने वाले अपने असली नाम से आते थे, पर पर्दे पे आने वाले अपना नाम बदल देते थे, अंतर समझे। फिर वो आया दौर नसीर, आमिर, जैसे 70 से 80 का दौर आया, जब इन्होंने खुल के इन्होंने कहा कि साहब अब तो हम 30-40 साल हो गया, अब हम सेटल हो गए, अब हमको किसी से कोई संकोच नहीं है, आराम से अपने नाम से आना शुरू किया। फिर अब ये तीसरा दौर आया, ये मुल्क हमारा है, जिसको एतराज हो बाहर जाए, हमको पैसे नहीं दोगे हम तुम्हारी यात्रा नहीं निकलने देंगे। ये जजिया मांग रहे हैं साहब, ओंकार जी, जजिया मांग रहे हैं। एक पिलग्रिमेज टैक्स लगता था मुगल टाइम में, ब्रिटिश टाइम में भी लगा है कि अगर आप अपनी तीर्थ यात्रा करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा हिंदुओं को। कि वो मांग रहे हैं आपसे। एक बात मैं बता दूं, कम से कम योगी आदित्यनाथ के रहते तो ये संभव नहीं है, बाकी जो होगा वो हिंदुओं का मुकद्दर है। और ये जो कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला है, अगर हम इसे यूं ही मान लें जो ये कह भी रहे हैं, तो फिर क्या गलत कर रही है सरकार या भारतीय जनता पार्टी? इन्होंने किया क्या है साहब? मतलब आपको घर बना करके दे मोदी, आपको आयुष्मान योजना का लाभ दे मोदी, आपके घर में टॉयलेट शौचालय बना करके दे मोदी, आपको गैस कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन दे मोदी, और आप लंबी लंबी लाइनें लगा करके मोदी को ही हराने के लिए वोट देंगे। तो आपको किसी भी तरह की रियायत क्यों दी जाए? फिर आपकी असली पहचान को उजागर क्यों ना किया जाए? आपकी शिनाख्त क्यों ना की जाए? अब थोड़ा सा इसमें मैं एक अलग व्यू रखता हूं। एक तो हकीकत यह है कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया उनके लिए भाजपा ने अलग किया क्या, कुछ ये बताइए। वो तो
अभी भी नवोदय विद्यालय की तर्ज पे 100 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने की बात हो रही है। तो ये तो एक अपना दुर्भाग्य है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो हमारे साथ हम उनके साथ। अब आप देखें, जब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ हम उनके साथ। और ये इस बात को कहने के 24 घंटे के अंदर शुभेंदु अधिकारी को अपना बयान वापस लेना पड़ा। बस इस बार पाला योगी आदित्यनाथ से है, जो बढ़ाया हुआ कदम वापस नहीं लेते। हेमंता ने भी ये बयान दिया था कि सबका साथ सबका विकास बहुत हो गया। अब हेमंता ने दिया, गिरिराज सिंह ने दिया, जनता दल यूनाइटेड के कौन सांसद है ठाकुर, उन्होंने दिया। अरे छोड़े, बाकी मायावती ने कहा कि बहुत बिल्कुल जेल लिया आपको, अब आपको टिकट देने से पहले 2 बार सोचेंगे। एक छोटी सी चीज समझें, एक कानून को लागू किया गया और यहां से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक बताया जा रहा है कि एक नया कानून बन गया। ये इस इकोसिस्टम की सफलता है कि दशकों पुराना एक कानून लागू होता है, कांग्रेस का बनाया, सपा का बनाया, बसपा का बनाया कानून लागू होता है, और यहां से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ एक कानून बना दिया। सब सरकार किसी की हो, सिस्टम उन्हीं का है, आपको मानना पड़ेगा। आज सुबह ही सुबह जब मैं सोकर के उठा और मैंने टीवी ऑन किया तो मैंने देखा कि एक मुस्लिम ठेली वाले से ऑन कैमरा अजीत अंजुम जो है वो आम खरीद रहा है, दूसरे से दूसरे तरीके का आम खरीद रहा है और कमेंट्री उसकी चालू है ऑन कैमरा। और वो अपने ही अंदाज में क्रिटिसाइज करता जा रहा है योगी सरकार को भी, और जिस तरीके से वो करते हैं ये लोग मोदी सरकार को भी निशाने पर लेने की इनकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ साहब, ये लोग भड़काने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। मैं आज तक की टीम को भी देख रहा था, वो हर ढाबे पर रुक रही थी, जहाँ-जहाँ नाम चेंज हुए हैं, उनसे बातें हो रही थी, उनकी बाइट ली जा रही थी और उनमें से कुछ लोगों ने जो है, कुछ-कुछ बातें कहनी शुरू की हैं। आम तौर पर तो जैसे ही पुलिस का, प्रशासन का मैसेज आया, उन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए और वो अपना धंधा फिर से नाम चेंज के साथ शुरू कर चुके थे। लेकिन अब उनको भड़काने के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं। तो जानना मैं ये चाहता हूं कि सदन में खड़े होकर के राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साहब इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, वो जो साजिशें रचते हैं वैसा ही उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है कि उस भाषण के बाद इस इकोसिस्टम पर किसी भी तरह का कोई अंकुश लगा हो, कोई कार्रवाइयाँ हुई हों? प्रियंका गांधी से लेके अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर लिखा दीजिए, झूठी बात फैला रहे हैं। पहले से बनाया हुआ एक कानून, अगर सिर्फ उसको, जो पहले से बना हुआ है कानून, उसमें योगी सरकार ने कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला है, दिखा दीजिए। अखिलेश यादव, मायावती, सब खिलाफ एफआईआर लिखा दीजिए आप, हम मान लेंगे आपने को सिस्टम ध्वस्त कर दिया। मायावती फिर भी इनमें से अलग है, उनको आप बता दीजिए, समझा दीजिए कि देखिए साहब कानून ऐसे था, वो मान जाएंगे। अखिलेश नहीं मानेंगे, राहुल नहीं मानेंगे, प्रियंका नहीं मानेंगे, अजीत अंजुम जैसे चुटभैया नहीं मानेंगे। तो आप अब लिखा दीजिए, हम मान लेंगे। हकीकत तो ये है कि इकोसिस्टम ध्वस्त होने की बात है, पर एफआईआर तो आज भी अजीत भारती के खिलाफ हो रही है। प्रतीक पटेल, जिसने एक बहुत ही घटिया और जिसे कहना चाहिए बहुत ही निम्न श्रेणी के ट्वीट किए हिंदू देवी देवताओं पर, उनके खिलाफ बड़ी मुश्किल से बिहार में एफआईआर हुई तो गिरफ्तारी के लिए मना कर दिया। उल्टे जिन लोगों ने प्रतीक पटेल को क्रिटिसाइज किया, उनके खिलाफ एफआईआर कर ली। थोड़ा सा आप ही रोशनी दें ओंकार जी, कभी कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है मुझको। नहीं, मुझे निराशा इसलिए होती है कि प्राइम मिनिस्टर अगर सदन में खड़े होकर के कोई बात कहते हैं, तो फिर उस पर अमल होता हुआ दिखना चाहिए। और हमने भी एक प्रोग्राम किया था, मैंने तो एक सोलो प्रोग्राम भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, जिसको हम पीएमओ के नाम से जानते हैं, वो बहुत ताकतवर होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। वो अगर
प्रधानमंत्री की कही हुई किसी बात पर अमल ना करे, तब सवाल उठते हैं कि वहाँ भी सिस्टम में कोई ऐसे लोग बैठे हैं क्या कि जो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते हैं? प्रधानमंत्री के ऑफिस से कल ट्वीट होता है, एक महिला पत्रकार की मां गुजर जाने पर। कोई बहुत परिचित, बहुत बड़ी पत्रकार नहीं, लेकिन होता है, अच्छी बात है। तो मैंने उसमें लिखा, हमने कहा साहब आज एक दूसरा दिन भी है, आज प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्मदिन है। योगी ने ट्वीट किया, गडकरी ने ट्वीट किया, अमित शाह ने ट्वीट किया, दुनिया भर के लोगों ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री देखिए, अखिलेश यादव नहीं करें समझ में आता है, लालू यादव नहीं करें समझ में आता, वो मंगल पांडे थे, वो उनकी जातिगत समीकरण में फिट नहीं होते। वो तो चंद्रशेखर आजाद की जनेऊ का मजाक बनाते हैं, वो तो चंद्रशेखर आजाद को गाली देते हैं, उनको क्या कहा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री इस देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर ट्वीट ना करे और शबाना आजमी को ट्वीट करके उनकी मोच का हाल पूछे। बंगाल में इतने लोग मर गए, आज तक प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज नहीं कहा बंगाल की हिंसा पे, एक शब्द नहीं कहा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल में जो विकास किया है, न भूतो न भविष्यति, लेकिन सिर्फ विकास के लिए आप नहीं आए हैं साहब। एक शब्द प्रधानमंत्री ने बंगाल की हिंसा पे नहीं कहा। आपके पास शबाना आजमी के मोच का हाल पूछने के लिए समय है। आप फोटो ट्वीट करते हैं ममता बनर्जी के आगे दोनों हाथ जोड़ के झुके हुए, आप उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं, और बंगाल पे आप कुछ नहीं कहते। आप पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसके बारे में पूरी भाजपा ट्वीट कर रही है, आप ध्यान नहीं देते। अगर मैं ये कहूं कि मैं निराश नहीं हूं तो ये झूठ होगा प्रकाश जी। दूसरे ये बताइए, ये थूक जिहाद पर जो योगी का हंटर चला है, इसके पीछे क्या आप और कारण भी देखते हैं जो कहीं न कहीं मैं सूंघ रहा हूँ? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमले हुए हैं, ख़ास तौर से 14 जुलाई को लखनऊ में जिस तरीके से उनके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, केशव मौर्य ने, संगठन को बड़ा बता कर के और योगी पर एक तरीके से कार्यकर्ताओं और बीजेपी के वर्कर्स जो नेता हैं उनकी उपेक्षा करने का जो आरोप लगाया था, और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में पंचायत बैठी और कंधे ढलका करके केशव निकले वहाँ से, फिर खबरें आनी शुरू हुई कि नहीं नहीं, परिवर्तन तो होगा, संगठन में होगा, सरकार में होगा, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मतलब योगी बने रहेंगे। तो कहीं न कहीं एक ये चर्चा इधर चल रही है मीडिया में कि योगी को बार-बार निशाने पर लिया जाता है, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, उनका कद छोटा करने की कोशिश की जाती है। तो योगी की तरफ से ठीक है, हाइजीनिक भी एक कारण है, बड़ा कारण है, नो डाउट, और ये माँग पहली बार मुज़फ्फरनगर से ही उठी। पहले एक महाराज ने उठाई बगरा क्षेत्र के, फिर जो कपिल देव अग्रवाल मंत्री हैं उन्होंने ये बात उठाई और उसके बाद पूरे प्रदेश में इसको लागू किया गया। तो कहीं आप इसके पीछे कोई योगी का थॉट देख रहे हैं, कोई सोच देख रहे हैं, कोई चैलेंज भी देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं मानता हूं, मैंने लगातार हर चैनल पे कहा है, आपके सामने भी कई बार कहा है कि योगी कोई चैलेंज नहीं है। योगी अपने आप में ब्रांड है। मैं आज से नहीं, पांच, देखिए योगी 7 साल से मुख्यमंत्री हो, 6 साल से उनको हटाने की खबर चल रही है, 6 साल से। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2017 का जो चुनाव लड़ा गया था, योगी के नाम पे नहीं लड़ा गया था। योगी तो खुद बताते हैं कि मैं तो विदेश जा रहा था साहब, मुझको बुला के मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो उनकी चॉइस है साहब, पहली बात। दूसरी बात, 2022 में ये खबर इतनी बढ़ आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी को राजभवन में बुलाकर उनके कंधे पे हाथ रख के फोटो सेशन कराना पड़ा। अब वही है ना कि एक झूठ को 100 बार कहो, गोबेल्स कहता तो सच हो जाता है, हिटलर कहता। अब उन्होंने इतना फैलाया, संविधान बदलने जा रहे हैं, मोदी जीत गए तो चुनाव नहीं होगा, बस वैसा ही है, आप समझ लें।
आज मैं देख रहा था वो संदीप चौधरी लिख रहे थे कि एनडीए सरकार में फूट। तो मैंने लिखा कि साहब 2 चुनावों के बीच में इस चैनल पे रोज मोदी सरकार गिराई जाती है और योगी को हटाया जाता है रोज। तो इनको क्या माना जाए साहब? मैं देखिए, मैं तो नहीं हूं ना उस ड्राइंग रूम में जहां पे योगी, मोदी, अमित शाह, केशव मौर्य, जेपी नड्डा बात कर रहे हैं। मैं साहब एक गणित के बैकग्राउंड का आदमी हूं, मैं तार्किक रूप से देखता हूं। मैं जानता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैली और सभाएं पूरे देश में योगी आदित्यनाथ को दी गई। तो जिस आदमी को आपका प्रोफाइल डाउन करना होता है उसको आप अमित शाह से ज्यादा रैली नहीं देते ना। मैं कैसे मानूं आपकी बात को, किस तरह मानूं आपकी बात को? चुनाव खत्म होने के बाद जेपी नड्डा ने बड़ा विस्तृत बयान दिया कि योगी कहीं नहीं जा रहे, अपने दिमाग से हटा दीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि केंद्र में मोदी और राज्य में योगी इनको चुभ रहे हैं, इनको भाजपा नहीं चुभ रही। ये कहते हैं गडकरी हो जाए प्रधानमंत्री, हमें दिक्कत नहीं है, केशव मौर्य हो जाए मुख्यमंत्री, हमें दिक्कत नहीं है। योगी है। जब अखिलेश यादव ये कहते हैं 100 विधायक लाओ हम करा देंगे, मतलब तुम बन जाओ भैया, बस योगी हट जाए कोई तरह। तो अव्वल तो मैं 6 साल से इस बात को डिनाई कर रहा हूं, आप योगी को न हटाने की नियत रखते ना हटा। देखिए कितना भी आप कह लें अमित शाह उकसा रहे हैं, फलाने उकसा रहे हैं, ढिकाने उकसा रहे हैं, इस बात में कोई गलती नहीं है। मैं आज नहीं जमाने से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, अपने पदाधिकारियों से मिलने में या उनकी बात सुनने में गुरेज करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा वो बदलाव ला रहे। योगी को मुख्यमंत्री बने सिर्फ 1.5 साल हुआ था ओंकार जी 2019 में, और 150 विधायक धरने में बैठ गए थे भाजपा के विधानसभा के अंदर। तो क्या आप मुझे ये बताएगा कोई कि योगी को मुख्यमंत्री बनाते ही साल भर के अंदर अमित शाह ने उनके खिलाफ रिवोल्ट करा दिया? फिर बनाया क्या होता? उनकी अपनी शैली है, दिक्कत है, कुछ वाजिब दिक्कतें हैं। योगी टीवी पे आके आते कहते चुनाव के दौरान कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि थाने की दलाली मत करो। मैंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता को अपनी पार्टी के लोगों को टीवी पे दलाल कहते नहीं सुना। तो उनकी अपनी दिक्कतें हैं, इसको बल। और इसका कारण है कि योगी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो बहुत साफ सुथरी सच्ची वाले बाबा और महंत है। उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल रोल में ढलने में समय लग रहा है, जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा लग रहा है। अब बात आते हैं इस ऑर्डर के पीछे। अब इस ऑर्डर के पीछे योगी की क्या मंशा मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कार जी, मैं जमीन पे चलता हूं, लोगों से बात करता हूं। वैसे तो योगी कार में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े बड़े कार्य। अब माफिया से छुट्टी मिली, अतीक अहमद से पता नहीं, छोड़िए। लेकिन ये जो आदेश हुआ है, इस आदेश ने योगी की पॉपुलैरिटी को एकदम से 4 गुनी बढ़ा दिया है ओंकार जी। इस बात को मैं आपसे दावे से कह सकता हूं। पूरी तरह सहमत आपसे, क्योंकि पहले ये आदेश केवल मुजफ्फरनगर जिले के लिए लाया गया था। फिर इसके वापस लिया बाद गया था। इसके बाद वापस लेने की खबर अखिलेश यादव ने उड़ाई कि साहब जन दबाव में आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन देर रात पता लगा कि योगी ने तो पूरे प्रदेश में जहां जहां कांवड़िए गुजरते हैं उन सब रूट्स पर इस नहीं नहीं आदेश नहीं को नहीं सर, नहीं सर, केवल कांवड़िया रूट पे नहीं है, ये पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। अभी अभी आपको कांवड़ यात्रा रुक जाने दीजिए, आपको नजर आएगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले नजर आएगा आपको। ये थोड़ा सा कंफ्यूज, देखिए इसका मैं लॉजिक आपको तर्क दे देता हूं। अगर ऐसा कानून है तो आप उसको केवल एक रूट पे लागू कैसे कर सकते हैं ओंकार जी? वो तो आपको झक मार के पूरे प्रदेश में जब आप लागू करना ही पड़ेगा, आप नहीं उसको तो पिक एंड चूज नहीं आपको कर सकते। आप ये कंफ्यूजन मेरे स्तर पर नहीं है, ये कंफ्यूजन इन लोगों के स्तर पर भी है। मैंने बाइट सुनी है, जिन लोगों ने अपनी दुकानों के नाम अपने असली नाम पर रखे हैं, उन्हीं में से 2-3 मैंने कहते सुने हैं कि साहब हमें पुलिस अफसर ने ये कहा था कि कांवड़ यात्रा तक दुकानों के नाम बदल लीजिए, असली नाम अपने दे दीजिए। इसका मतलब ये है कि यात्रा खत्म होने के बाद ये कंफ्यूजन हमें दिखाई देगा। यात्रा खत्म होने के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ओंकार जी। योगी बहुत बहुत इतना बड़ा कदम उठा चुके हैं, बता रहे हैं कि साहब कानून है। अब योगी भी चाह के वापस कैसे जाएंगे, कहेंगे कि साहब कानून नहीं फॉलो करेंगे, अपना ही लागू किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर आदमी ने इसका समर्थन किया है। बस एक इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम जिसके लिए काम करता है वो लोग हैं तो उस जो इकोसिस्टम इस को तोड़ने की वादा हमारे प्रधानमंत्री ने किया है।
जिनको लोगों ने तीसरी बार वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है, तो ये अपेक्षा तो उन्हीं से रहेगी ना ओंकार जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुपम जी, थैंक जुड़ने यू के सर। लिए और इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो नमस्कार सर। मच। नमस्कार।